हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें मैं उन तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर अन्य परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं, मैं उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों की, क्योंकि अगर हम किसी भी शासक का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, क्या हैं, तो वो जानना हमें बहुत जरूरी होता है। हालांकि इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो कि शुरुआती वीडियो था। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में वो आपको मिल जाएगा। तारिक ए फिरोज शाही। देखिए, तारिक ए फिरोज शाही, हालांकि इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए तारिक ए फिरोज शाही ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को सृष्टि का आश्चर्य बताया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की थी और किस भाषा में की थी? फारसी भाषा में की थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि तारिक ए फिरोज शाही, इस नाम के दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी और दूसरे ग्रंथ की रचना शम्स ए सिराज ने की थी। तो मैं यहाँ पे जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखे गए तारिक ए फिरोज शाही की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है इसमें। और वैसे इस ग्रंथ में तारिक ए फिरोज शाही में तो बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उनकी जानकारी मिलती है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? सृष्टि का आश्चर्य बताया है किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। किसको बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब बात करते हैं रिहला ग्रंथ के बारे में। अफ्रीकी देश मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखे गए रिहला ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार, व्यक्तिगत जीवन एवं प्रमुख योजनाओं की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। रिहला ग्रंथ में इब्न बतूता की यात्राओं का वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ को किताब ए रिहला तथा किताब उल रिहला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। रिहला, इसकी चर्चा भी इतिहास में बहुत ज्यादा होती है। तो रिहला ग्रंथ की रचना किसने की थी? मोरक्को के एक प्रसिद्ध यात्री थे जिनका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रिहला ग्रंथ की रचना की थी। वैसे तो रिहला ग्रंथ में इब्न बतूता की यात्राओं का वर्णन किया गया है, लेकिन यात्राओं के अलावा भी इसमें दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है, इसीलिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की जानकारी रिहला ग्रंथ में मिलती है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ जानकारी भी मिलती है और प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी रिहला ग्रंथ में मिलती है। और रिहला ग्रंथ को किताब ए रिहला, किताब उल रिहला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने किताब ए रिहला तो कुछ इतिहासकारों ने किताब उल रिहला इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो स्रोतों की अगर बात करें तो बहुत सारे स्रोत मिल जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को जानने के लिए। हालांकि मैंने एक स्पेशल इस पे वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा की है। यहाँ तो केवल मैंने दो ग्रंथों की इसीलिए चर्चा की है ताकि आपको मालूम चल जाए और आप इन्हें आसानी से याद रख सकें, क्योंकि रिहला और तारिक ए फिरोज शाही दोनों ही ग्रंथ फेमस है और उनको याद रखना बहुत ही सरल काम है। तो चलिए अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीवन पर। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम मलिक फखरुद्दीन जूना खां था। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जूना खां, कुछ इतिहासकारों ने इतना ही नाम लिखा हुआ है।
मलिक फखरुद्दीन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा जो वास्तविक नाम है वो लिखा हुआ है, मलिक फखरुद्दीन जूना खां। 1320 में जब गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया तो उस समय जूना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था इनको। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है लेखक वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1320 में जब गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था, हालांकि मैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो देख लो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1320 में जब गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया तो उस समय जूना खां कहें या तो फिर सीधे तौर पे कह लो कि मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था, बस यही यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मार्च 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, इसके बाद जूना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूं। मार्च 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जूना खां को दिल्ली का शासक बनाया गया, लेकिन जूना खां ने क्या किया कि अपना नाम परिवर्तित कर लिया था। जूना खां से मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन प्राप्त किया था दिल्ली का, ये आपको यहाँ पे समझना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण की और अपने सिक्कों पर जिल अल्लाह शब्द अंकित करवाया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि स्वयं खलीफा की उपाधि, यानी कि जो खलीफा उपाधि धारण करता था उसकी उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण कर ली थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर उल मोमिनीन इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अमीर उल मोमिनीन का मतलब होता है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनका कमांडर। सीधे तौर पर कहें तो खलीफा की उपाधि ही धारण कर ली थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, और अपने सिक्कों पर जिल अल्लाह शब्द अंकित करवाया था। तो देखिए इस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है कि अल्लाह की परछाई। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखें। 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा अल हकीम द्वितीय से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि खलीफा, जो उस समय के खलीफा थे, उनका नाम था अल हकीम द्वितीय। तो अल हकीम द्वितीय से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्यों पर। देखिए प्रशासनिक कार्यों में बहुत सारे प्रशासनिक कार्य थे, मैंने यहाँ पे केवल उनकी चर्चा की है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बारबक के पद पर नियुक्त किया था। देखिए नायब बारबक कौन होता था? तो और नायब बारबक का जो काम होता था वो क्या होता था? नायब बारबक जो दरबार की शान और शौकत बढ़ाने वाला जो अधिकारी होता था उसे ही उस समय नायब बारबक कहा जाता था। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। मलिक वयाज खिलजी को कादर खां की उपाधि तथा लखनौती का राज्यपाल नियुक्त किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये लखनौती कहाँ है? लखनौती अब तो नहीं है, लेकिन लखनौती का आधुनिक नाम है गौड़, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कमालुद्दीन को सदर ए जहां के पद पर तथा शेख शिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्त खराज के पद पर नियुक्त किया। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सदर ए जहां, देखिए सदर ए जहां कौन होता था? वैसे सदर ए जहां न्यायाधीश होता था, जो न्याय करने वाला होता है वो होता था, लेकिन कौन सा न्यायाधीश होता था? जो इस्लामिक ग्रंथों की आधार पर न्याय करता था उसे ही सदर ए जहां कहा जाता था। और इस पद पर किसे नियुक्त किया था? कमालुद्दीन को। और शेख शिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्त खराज के पद पर नियुक्त किया था। अब ये दीवान ए मुस्त खराज का काम क्या होता था और ये कौन सा अधिकारी होता था? दीवान ए मुस्त खराज वो अधिकारी होता था जो बकाया लगान वसूलने वाला अधिकारी जो होता था उसे ही दीवान ए मुस्त खराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा माना जाता है,
क्योंकि उस समय साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि अगर वैसे ध्यान से अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा माना जाता है और उस समय 23 प्रांतों में बटा हुआ था। तो ये प्रश्न, हालांकि मैंने इसको हाईलाइट थोड़ा नहीं किया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है जिसने अपने राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की। देखिए ये प्रश्न भी काफी अच्छा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है, जिसने अपने राज्य के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की, न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये भी समझना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में प्रथम शासक माना जाता है जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए भारतीय इतिहास में ये पहले आपको समझना है कि भारतीय इतिहास में पहला शासक माना जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। आपको ये यहाँ पे थोड़ा समझना है। अब बात करते हैं सती प्रथा की। सती प्रथा क्या होती थी? आजकल तो नहीं है प्रचलन में, लेकिन पहले बहुत थी। हालांकि इसके बारे में आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। सती प्रथा वो होती है कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती थी तो क्या किया जाता था कि उन महिलाओं को पति की जो चिता होती थी उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसी को कहा जाता था सती प्रथा। तो इसको किसने रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले रोकने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ था। ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 ईस्वी में भारत आए थे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आए थे? 1333 में। तो इनमें से यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि कब? 1333 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। देखिए 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों भेजा था? क्योंकि 1341 में चीन के जो शासक थे तोमर तिगुन जिनका नाम था, वो भारत आए थे। कब आए थे? 1341 में। तो 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के चीन भेजा था। हालांकि इसकी चर्चा मैं आगे अभी करूंगा। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति पर इतिहासकार एकमत नहीं है। जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी, पता नहीं क्या क्या बहुत गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्रूर शासक, इस्लाम का विरोधी, इस तरह की नाम दिए गए हैं उन्हें। तो चलिए जान लेते हैं कि वास्तविक जो स्थिति थी वो क्या थी। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने सभी धर्मों के प्रति अपनी आस्था रखी और सभी को बराबरी का सम्मान दिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक माना जाता है जिसने सभी धर्मों के प्रति अपनी आस्था रखी और सभी को बराबरी का सम्मान दिया। यही कारण था कि जो इस्लामिक जो इतिहासकार थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को अधर्मी, इस्लाम का दुश्मन, पता नहीं क्या क्या कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन सिंह को सिंध का सूबेदार बनाया और अजीम उस सिंध की उपाधि प्रदान की थी। देखिए अजीम उस सिंध, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सिंध का सबसे सर्वोच्च अधिकारी। तो ये किसको बनाया था? रतन सिंह को बनाया था। वो कहाँ का बनाया था? सिंध का। सिंध आधुनिक पाकिस्तान में है। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला पहला शासक किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन
तुगलक को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक वार्ता की और 1000 गाय जिन प्रभा सूरी को प्रदान की थी। आपको ये यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। जिन प्रभा सूरी से किसने बात की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने आधी रात तक बात की थी। किस पे? किस मुद्दे पे? धार्मिक मुद्दों पे। इसके बाद 1000 गाय जिन प्रभा सूरी को दान में दी थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है जिसने सभी धर्म के साधुओं के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। यही कामों की वजह से जितने भी इस्लामिक जो इतिहासकार थे, जो थोड़े कट्टर किस्म के थे, उन्होंने इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को क्रूर, अधर्मी और इस्लाम का दुश्मन लिखा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी धर्म के साधुओं के लिए धर्मशालाओं का निर्माण, सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दिया। यही एक प्रमुख कारण था जो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी साबित करता है इस्लाम का। हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन वैसे इस्लाम में ऐसा तो कुछ है नहीं कि विरोधी साबित करे, लेकिन इस्लामिक इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को इसी कारण से लिखा हुआ है। गायों के लिए गौशाला का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि गौशाला का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का सूफीवाद में विश्वास नहीं था, लेकिन सूफी संतों का बहुत सम्मान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक को शेख अलाउद्दीन का शिष्य माना जाता है। तो आपको ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसका शिष्य माना जाता है? शेख अलाउद्दीन का शिष्य माना जाता है। अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है तथा बहराइच में स्थित सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। देखिए, अजमेर राजस्थान में है, तो वहां पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि बहुत फेमस है। समझ लो कि विश्व प्रसिद्ध मान लो, सभी जानते हैं। तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो बहराइच में सालार मसूद गाजी, हालांकि मैं इन पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पे और सालार मसूद गाजी पे, तो उस वीडियो में काफी डिटेल के साथ इनकी जो जानकारी है वो प्रदान करूंगा। तो सालार मसूद जो गाजी थे, उनके मकबरे का दर्शन करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजोधन में शेख अलाउद्दीन आदि संतों की कब्रों पर मकबरों का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की इसी धार्मिक सहिष्णुता के कारण नासरुद्दीन चिराग दहली, इसामी तथा जियाउद्दीन बरनी ने अपने ग्रंथों में अधर्मी तथा इस्लाम का विरोधी बताया है, जैसा कि मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सहिष्णुता। देखिए, सहिष्णुता वैसे तो राजनीति में ये शब्द थोड़ा बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो ये सहिष्णुता क्या होती है? क्योंकि ये शब्द थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है जो कि दिमाग पे चढ़ता नहीं है। तो ये सहिष्णुता होती क्या है? देखिए, सहिष्णुता को अगर सरल भाषा में कहे तो सहनशीलता। जैसे हम किसी धर्म के प्रति कट्टर विचार है, मान लो मैं कोई धार्मिक हूँ और दूसरे धर्मों के प्रति मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर सहिष्णुता नहीं है। अगर मैं अपने धर्म और दूसरे धर्म को मतलब बराबरी का सम्मान दूं और अच्छा बोलूं, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर सहनशीलता है, किसी चीज को सहन करने की क्षमता है। अगर आपको कोई गाली दे जाए, आप अगर पलट के वार ना करो, तो ये समझ लो कि आपके अंदर सहनशीलता है। तो इसी को जैसे यहाँ पे कहा गया है कि धार्मिक सहिष्णुता। मोहम्मद बिन तुगलक को धार्मिक सहिष्णुता मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दिया
और यही बराबरी का सम्मान मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बना देता है? इस्लाम का दुश्मन और अधर्मी। ये किसने कहा था? नासिरुद्दीन चिराग दहली ने, इसामी ने और जियाउद्दीन बर्नी ने। तो ये यहां आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक सुधारों की। देखिए, प्रशासनिक सुधारों में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो चलिए उन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है, जिसने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया और सता अधिकारी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। सता अधिकारी 100 गांवों के लगान वसूलने वाले अधिकारियों का प्रमुख होता था। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि सता अधिकारी नामक जो अधिकारी था उसको सबसे पहले किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और सता अधिकारी जो अधिकारी होता था वो 100 गांव के लगान वसूलने वाले जो अधिकारी होता था उनका प्रमुख अधिकारी होता था सता अधिकारी। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है, जिसने अकाल पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान की और किसानों को कृषि ऋण भी प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की भरपाई के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए अमीर कोही विभाग का प्रमुख अधिकारी अमीर ए कोही होता था। तो आपको ये यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है कि दीवान ए अमीर कोही, इस जो विभाग होता था इसका अधिकारी कौन होता था? अमीर ए कोही होता था। ये यहाँ पे आपको विशेष तौर पे याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे भारत पर राज करने के उद्देश्य से 1326-27 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का निर्णय किया था और देवगिरी में राजधानी बना भी ली थी। आपको ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि 1326 और 27 में 1326-27 में क्या किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे भारत पे राज्य करने के उद्देश्य से अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से देवगिरी का आधुनिक नाम है दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, तो दौलताबाद में स्थानांतरित कर ली थी और जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी कारण बहुत सारे जो इतिहासकार थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख शासक भी बताया था कि दुनिया का सबसे मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। किसने लिखा था? काफी सारे उस समय के इतिहासकारों ने लिखा था। और क्यों लिखा था? उसका कारण यही था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली से जो जनता थी उसको भी स्थानांतरित किया था देवगिरी में। तो जो कुछ जनता थी वो बहुत ज्यादा उसमें मृत्यु हो गई थी जनता की। तो इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामिक दुनिया का सबसे मूर्ख शासक भी माना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी समय देवगिरी का जो नाम था वो बदल के क्या रखा गया था? कुतुब उल इस्लाम रखा गया था। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आधुनिक नाम भी ध्यान रखना है आपको। आधुनिक नाम देवगिरी नहीं है, आधुनिक नाम दौलताबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। दिल्ली में ढाले गए सिक्कों पर तख्तगाहे दिल्ली और दौलताबाद में ढाले गए सिक्कों पर तख्तगाहे दौलताबाद लिखा था। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो दिल्ली में सिक्के ढाले गए थे उन पर लिखा था तख्तगाहे दिल्ली और दौलताबाद में जो सिक्के ढाले गए थे उन पर लिखा था तख्तगाहे दौलताबाद। 1335 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया था। आपको ये भी याद रखना है कि 1326-27 में देवगिरी को राजधानी बनाया, लेकिन देवगिरी में राजधानी सफल नहीं हुई। इसके बाद 1335 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा से दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसी समय क्या हुआ कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे जिनका नाम था शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी और देवगिरी को इस्लामी शिक्षा का केंद्र बनाया था। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया तो जो काफी सारे जो लोग थे जो बहुत अच्छे थे उस समय, तो वो भी चले गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो उन्होंने
क्या किया था कि देवगिरी को ही अपनी शिक्षा का केंद्र बना लिया था, जिसमें से शेख बुरहानुद्दीन गरीब का नाम भी शामिल था, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव कहाँ पर रखी थी? देवगिरी में रखी थी। और देवगिरी, मैं फिर से बता देता हूँ, देवगिरी आधुनिक देवगिरी नाम नहीं है उसका, आधुनिक दौलताबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। 1329-30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को वैधानिक आधार देकर लागू किया था। देखिए 1329 और 30 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा को क्या किया था कि वैधानिक आधार दिया और उसे लागू किया था। दुआनी नामक एक नया सिक्का तथा दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। देखिए दुआनी नामक एक नया सिक्का और दीनार नामक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए उनमें से अधिकतर शासकों ने क्या किया था कि कलमा खुदवाना जरूरी समझा था, और अधिकतर शासकों ने क्या किया था कि कलमा खुदवाया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। अब ये कलमा क्या होता है? देखिए कलमा ला इलाहा इल अल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह है, तो इसी को कहा जाता है कलमा। और इसका मतलब होता है हिंदी में अगर कहें तो अल्लाह एक है और उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, तथा मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है। लेकिन इसको बंद किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चांदी के सिक्कों को टका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तो आपको ये भी यहाँ पर विशेष तौर पे याद रखना है कि जो चांदी के जो सिक्के होते थे उन्हें टका कहा जाता था और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में कांसे के सिक्के प्रचलन किए थे। तो यहाँ पे जो कांसे के जो सिक्के होते थे उन्हें प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किए थे। किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यहाँ कांसा लिखा हुआ है, कुछ ने अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने कांसे का समर्थन किया है, कुछ ने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कांसे के सिक्कों को प्रतीक मुद्रा के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित किया था। इसी समय जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था, ये किसने कहा था? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। और किसके शासनकाल में कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहा था। एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो धनवानों का राजकुमार किसने कहा था? एडवर्ड टॉमस ने कहा था। और किसको कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1341 में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन ने बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए भारत की यात्रा की थी। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अभी की थी कि 1341 में चीन के जो मंगोल सम्राट थे जिनका नाम था तोमर तिगुन ने बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए भारत की यात्रा की थी। और उस समय भारत में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। 1341 में तोमर तिगुन ने भारत की यात्रा की और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के सम्राट सहित सभी को अजीज की उपाधियां प्रदान की थी। अजीज का मतलब होता है प्रिय, प्रिय की उपाधियां प्रदान की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुए विद्रोहों पर। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक 22 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा विद्रोह किस के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत में पूछ रहा हूं तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
प्रथम विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशास्प ने किया था। बंगाल विद्रोह 1340 में शमसुद्दीन, जो कि लखनौती एवं सोनार गांव का शासक था, उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला बंगाल पहला प्रांत था। तो ये यहाँ आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला सबसे पहला प्रांत कौन था? बंगाल। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मावर या मदुरा विद्रोह है। देखिए, मावर या मदुरा ये तमिलनाडु में है। तो दक्षिण भारत का यह पहला विद्रोह था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को स्वयं दक्षिण भारत जाना पड़ा, लेकिन प्लेग की महामारी से अधिकांश सैनिकों की मृत्यु हो जाने पर वापस आना पड़ा और मदुरा इस तरह से स्वतंत्र हो गया था। एहसान शाह ने मदुरई में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसी समय से मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखें। प्लेग की महामारी फैलने से मोहम्मद बिन तुगलक दोबारा दक्षिण भारत नहीं पहुंच पाया और उसी समय 1336 में हरिहर एवं उनके भाई बुक्का ने कृष्णा नदी के दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसका धीरे धीरे विस्तार विजयनगर साम्राज्य के रूप में हुआ था। तो यहां आपको क्या समझना है? देखिए, यहां आपको समझना है कि हरिहर एवं उनके भाई बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। हालांकि शुरुआत में छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक साम्राज्य बन गया था, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया था बाद में। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहमनी राज्य की स्थापना 1346 में हसन गंगू ने क्या किया कि इमाद उल मुल्क की हत्या करके देवगिरी पर अधिकार कर लिया था। हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि यानी कि अपना नाम परिवर्तित करके 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बहमनी राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? हसन गंगू को माना जाता है। लेकिन हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो कभी कभी अलाउद्दीन बहमन शाह लिखा होगा या फिर हसन गंगू, एक ही व्यक्ति के ये नाम थे। दोनों कभी एक साथ नहीं पूछेगा, एक ही नाम पूछेगा, या तो हसन गंगू पूछेगा या अलाउद्दीन बहमन शाह पूछेगा। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। कब की थी? 1347 में की थी। तगी का विद्रोह है। तगी नामक एक व्यक्ति दरबार के अधीक्षक पद पर था, जिसने गुजरात में विद्रोह किया और इसी विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को गुजरात जाना पड़ा। अनहिलवाड़ा के निकट दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन तगी भागकर थट्टा चला गया। देखिए, थट्टा एक स्थान का नाम है जो कि आधुनिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के निचले सिंध में, जो कि सिंध एरिया है पाकिस्तान का, उसके निचले सिंध में ये स्थित है थट्टा। तो ठीक है, वहीं पे चला गया था कौन? तगी। और उसी का पीछा करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में ही मार्च 1351 में ज्वर से यानी कि बुखार से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कब हुई थी? मार्च 1351 ईस्वी में हुई थी। किससे हुई थी? ज्वर के कारण। अब बात करते हैं शिक्षा और साहित्य की। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान माना जाता है। यह भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी जो सुल्तान हुए उनमें सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान किसको माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी।
मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में जियाउद्दीन बरनी ने तारीख-ए-फिरोजशाही ग्रंथ और फतवा-ए-जहांदारी की रचना की थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि जियाउद्दीन बरनी ने संपूर्ण तारीख-ए-फिरोजशाही ग्रंथ की रचना सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में की, नहीं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतर, जैसे कि कोई ग्रंथ है 100% उसे लिखना है, तो 70% जो रचना है तारीख-ए-फिरोजशाही ग्रंथ की, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही की थी। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और फतवा-ए-जहांदारी की रचना भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में की थी, जियाउद्दीन बरनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बदरुद्दीन नामक एक प्रमुख कवि थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा में कसीदों की रचना की थी। देखिए यहाँ पर कसीदों की रचना की थी। ये कसीदे क्या होते थे? देखिए कसीदे एक शायरी का रूप होते हैं जो किसी के प्रशंसा में कहे जाते हैं। तो उनकी रचना किसने की थी? बदरुद्दीन ने की थी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। बदरुद्दीन की प्रमुख रचनाएं दीवान-ए-चाच एवं शाहनामा थी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि बदरुद्दीन ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी? दीवान-ए-चाच की थी और शाहनामा की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो शाहनामा नामक दो ग्रंथ हैं। एक की रचना किसने की थी? बदरुद्दीन ने। और दूसरे की रचना की थी किसने? फिरदौस ने। हालांकि इसकी चर्चा मैं अपने जो पिछले वीडियोस हैं उनमें कर चुका हूं। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। कौन सा शाहनामा? जिसकी रचना बदरुद्दीन ने की थी, वो वाला शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को ही समर्पित है। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्थापत्य, संगीत एवं चित्रकला की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अदिलाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जहां पनाह है, जो कि दिल्ली के निकट था, नामक नगरों को बसाया था। तो दो नगरों को किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक का नाम था अदिलाबाद और दूसरे का नाम था जहां पनाह है। मोहम्मद बिन तुगलक को संगीत का प्रेमी माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1200 गायक रहते थे, जो गाने के साथ साथ संगीत शिक्षा भी प्रदान करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार शाहपुर रहते थे, जिन्होंने एक संगीत सभा का चित्रण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करवाई थी, जहां पर रेशमी कपड़े का काम होता था। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करवाई थी, यानी कि जहां पे कपड़े बनते हैं। और किस तरह के कपड़े बनते थे वहां पे? रेशमी कपड़े का काम होता था वहां पे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण जीवन परिचय, और इसमें मैंने उन तथ्यों की चर्चा की जो तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी तथ्यों की मैंने यहाँ पर चर्चा की है। और अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। और वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है www.jagranmantra.com, तो यहाँ से आप डायरेक्ट टाइप करके भी जा सकते हो। वीडियो अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।